हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार अलग अलग चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स लगाया जाता है और उस पर नेट फोर्स का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, उसके डायरेक्शन का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। स्टूडेंट, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करें तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चार्ज के कारण कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर एक्सर्ट करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो जो भी फोर्स हो, अगर पॉजिटिव हो तो भी वो फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है तब भी फोर्स लगाएगा। हाँ, दोनों के नेचर में अलग अलग जो है वो प्रभाव देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युतीय बल के प्रभाव में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। मतलब एरिया अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल टर्म है ना, ये एक कंसेप्चुअल टर्म है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो वो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे हम लोग एरिया अंडर द effect of electric force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युतीय बल के प्रभाव में आने वाला क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो है थ्योरेटिकल टर्म है। इट इज थ्योरेटिकल term. It is a theoretical term. Its mathematical form is electric field intensity और इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थ्योरेटिकल टर्म है और उसका मैथमेटिकल टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई चार्ज का जो फील्ड है वो कितना मजबूत है। जैसे हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स लगा रहा है अलग अलग जगह पे, तो इसके द्वारा यहाँ पर अगर कोई चार्ज लगाया जाए, चार्ज रखा जाए टेस्ट चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ पर इसको रखा जाए
तो यहाँ पर भी ये फोर्स लगाएगा, यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ पर भी फोर्स लगाएगा। तो हर जगह पर इस चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर लगने वाले फोर्स का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है और यहाँ पर E3 है। तो अलग अलग जगह पर E1 डज नॉट इक्वल टू E2 डज नॉट इक्वल टू E3, है ना। मतलब कि ये किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो एक जैसा नहीं होगा, दोनों तीनों जो है अलग अलग होगा। यहाँ पर एक्चुअल में लगता क्या है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स लगाया जाएगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity और स्ट्रेंथ, है ना। जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है Q और इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये फोर्स लगाएगा, ये चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, है ना। सभी डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज डाला, ये है Q नॉट। ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज को कैसे, जो फोर्स लगाता है उसको सोर्स चार्ज, और जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ना, ये अपोज नहीं करेगा इसके फोर्स को किसी भी प्रकार के, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है ये, और ये क्या है? ये आपका टेस्ट चार्ज। ओके, तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स आरोपित किया जा रहा है ना। ये फोर्स कितना हो जाएगा? जो इसकी दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी होगी R, है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इसके द्वारा जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जा रहा है, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इकाई टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, वही बताता है कि इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, और इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय E। इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी से डिनोट करते हैं? E से, है ना। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज वेक्टर
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग होता है कि एरिया अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि पूरा का पूरा स्पेस जहां पर किसी चार्ज के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन उस पूरे स्पेस में इस चार्ज के कारण उस फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, इस जगह पे इसका फोर्स मान लेते 10 न्यूटन है, तो क्या इस जगह पर भी 10 न्यूटन है? ऐसा नहीं होगा। ये जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका कुछ जो है 10 न्यूटन से ये 4 न्यूटन हो गया, 2 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन हो गया, मतलब कि इसका फोर्स जो है वो वेरी करता है। तो इसलिए उस अलग अलग जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी वेरी करती है, और डायरेक्शन पर भी ये डिपेंड करता है इसलिए। और दूसरी बात कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है, इसलिए ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक लोकलाइज वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? लोकलाइज ये एक लोकलाइज वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको हमने क्या देखा कि ये ई जो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और F बराबर E क्यू नॉट। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं हुआ, तो उस समय एक नया फॉर्मूला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई। इसी के आधार पर ये रिलेशन आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट और डायमेंशन की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशंस की बात करें तो F क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/L/t-2, और Q का क्या होता है, AT। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, m/L/t-3 और A इनवर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन E इज इक्वल टू हो जाता है m/L/t-3 A इनवर्स। यूनिट की बात करते हैं, है ना। तो यूनिट देखिए, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा, कूलम। तो ई का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम बराबर वोल्ट पर मीटर बराबर जूल पर कूलम मीटर। सीजीएस यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, डाइन। कूलम का क्या हो जाता है, तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों के यूनिट के कंपैरिजन की, तो मान लेते हैं N1U1 बराबर N2U2। तो N1 अगर हम 1 डालते हैं और न्यूटन पर कूलम डालते हैं बराबर N2 निकालते हैं, हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा, U2 कितना हो जाएगा, डाइन पर स्टैट कूलम। ठीक है, तो न्यूटन को अगर डाइन में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। कूलम को स्टैट कूलम में लिखेंगे तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो ये कितना आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 1/3 मतलब 0.33 × 10⁻⁻⁴ बराबर n।
मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन into 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 0.33 into 10 to the power minus 4 डाइन पर स्टैट कूलम। तो ये हो गया यूनिट का कंपैरिजन, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज, तो यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसका जो डायरेक्शन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा चार्ज से अवे होगा, मतलब वो बाहर की तरफ एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट नेगेटिव चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज नेगेटिव नेचर का, तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल होगा, मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड की तरफ दिखाएगा चार्ज के। तो इसको नोट कर लेते हैं। फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड always in outward direction of चार्ज। ठीक है, कैसे? तो यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जो एरो है वो एरो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, ये दिखा रहा है बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज का, है ना। तो नेगेटिव चार्ज का जो हो जाता है, for negative charge direction of always toward the चार्ज, ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में ये बाहर की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से अवे, और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, चार्ज के तरफ हो जाना है। तो ये हो जाता है बेसिक डिफरेंस दोनों का, है ना। ऐसे जो है जब एक दूसरे पे हम लोग देखते हैं कि चार्ज एक दूसरे पे लग रहा है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे कि उसका डायरेक्शन जो है दोनों के उलट भी हो सकता है, दोनों से डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस
जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे बाहर की तरफ, मतलब वो रिपेल कर, वो धक्का किसी पे एक्सर्ट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज को क्या दिखाएंगे कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे सुपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के कारण, है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखेंगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी उसी के आसपास किसी जगह पर। ओके, तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge, due to a point charge at any है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसी के आसपास किसी जगह पर। तो ये देखिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका अमाउंट है Q। पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग देखे हुए जान रहे हैं कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अलग अलग जगह, मतलब ये क्या होगा, चार्ज से अवे जाएगा, है ना, चार्ज से अवे जाएगा। तो हम लोग देखिए कि सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मतलब कि एग्जर्ट कर रहा है। हमको निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज डाल दिया। टेस्ट चार्ज कितना है, Q0। टेस्ट चार्ज है कितना, Q0, जो कि इस सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, इस सोर्स चार्ज से ये R डिस्टेंस की दूरी पर है। ओके, तो ये जो है इस पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इस पर फोर्स लगाएगा F। ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, F लगाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K की जगह पर K डालें, Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, Q0 है, बटा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने देखा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 बाई Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी मिली, K Q अपॉन R स्क्वायर। इस K का वैल्यू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, है ना। ये हो गया SI यूनिट, ये क्या हो गया SI सिस्टम में। अगर हम बात करते हैं, देखिए सॉरी, ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना, जहां पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो जाता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात। तो ये जो है वो SI में है। अगर हम CGS में बात करें तो CGS में इसका वैल्यू हो जाता है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो यहां से स्पष्ट है E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी
टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज particle do not depend upon the test charge। ठीक है, 8 only depends upon the source charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। यहाँ पे उनको फॉर्मूला से सीधे पता चल रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेपरेशन में किस प्रकार का रिलेशन है। तो देख लीजिए, चार्ज का अमाउंट, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा, है ना, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना ही अधिक होगा। चार्ज के नेचर से डिपेंड मतलब नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, लेकिन दूरी अगर बढ़ती है, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट के अगर डिस्टेंस हम लोग सेपरेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर E जो है, देखिए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब कि अगर हम लोग E और Q के बीच का देखें तो ये क्या स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब Q बढ़ाएंगे तो E बढ़ेगा और E बढ़ाएंगे तो Q, E बढ़ाने के लिए Q को हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम R की बात करें तो R के लिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर मिटाते हैं। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर हम R के बारे में बात करें तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब अगर R बढ़ता है तो E घटेगा, R घटता है तो E बढ़ेगा। तो E और R के बीच में अगर हम लोग निकालते हैं ग्राफ, R के बीच में ग्राफ निकालते हैं तो हमारा ग्राफ मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अगर E और R स्क्वायर के बीच में निकालें ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन दोनों के बीच का जो डेप्थ है ना, टेंजेंट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग निकालते हैं E और 1/r के बीच में, E और 1/r के बीच में, तो इसका कितना आ जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि E 1/r का होल स्क्वायर है, मतलब 1/r का होल स्क्वायर, तो a y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो उसमें क्या हो जाता है, पैराबोला का ग्राफ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग E 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए किस किस के बीच में ग्राफ खींचे हैं। यहाँ पर E और R के बीच में ग्राफ है, यहाँ पर E और R स्क्वायर के बीच का ग्राफ है, यहाँ पर E और 1/r के बीच का ग्राफ है, यहाँ पर E और 1/r स्क्वायर के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। तो हम लोगों को मिला क्या है, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। R का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। R स्क्वायर की बात करें तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01 बराबर 1 गुने 10 का पावर -2, ये इतना मीटर। ओके, ठीक है। K का वैल्यू हम लोगों को पता है, K का वैल्यू कितना, ये कूलम है ना। K का वैल्यू है हम लोगों को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना, तो E इक्वल टू क्या आ जाता है, KQ/R स्क्वायर। K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, Q का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और R स्क्वायर का वैल्यू है 10⁻⁻²। तो ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो 9 दूना 18 गुने 9 दू 11 में से 6 जाएगा 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। उसी तरीके से हम लोगों को सिंपल तरीके से कभी Q गायब कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो देख लीजिए यहाँ पे E इक्वल टू KQ/R स्क्वायर है, ये पता है तो E निकालेंगे। अगर ये पता है तो ER स्क्वायर अपॉन K इक्वल टू Q हो जाएगा। ठीक है, अगर E और Q पता है तो हम लोग अगर R निकालना है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ/E। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 बेसिक फॉर्मूला है। इसी के आधार पर जो भी क्वांटिटी देगा, है ना, जो भी अननोन क्वांटिटी रहेगा उसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। अब हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि बहुत सारे चार्ज अगर आपके सिस्टम में मौजूद है तो उस सिस्टम के सभी चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फील्ड की इंटेंसिटी कितने हैं और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, या फिर इसी को हम वैसे कर सकते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। जैसे हमारे पास एक, देखिए यहाँ पर
ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस ग्राफ लिया, है ना। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पर है Q3, यहां पर है Qn, और यहां पर एक पॉइंट है O। तो ये पॉजिटिव है, तो ये चारों तरफ अपना फील्ड लगा रहा है, ये भी चारों तरफ अपना फील्ड लगा रहा है, ये भी चारों तरफ अपना फील्ड लगा रहा है, ये भी चारों तरफ अपना फील्ड लगा रहा है। तो सबका जो फील्ड है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो इस पॉइंट के बारे में अगर देखा जाए तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये Q2 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है Q1 ने इस पर E1 लगाया, Q3 ने इस पर E3 लगाया, Q2 ने इस पर E2 लगाया, और Qn ने इस पर En लगाया। सभी चार्ज का अपना अपना पोजीशन वेक्टर है। जैसे Q1 जो है सेंटर से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर, Qn कितनी दूरी पर है, Rn दूरी पर, Q2 कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर, Q3 कितनी दूरी पर है, R3 दूरी पर। सबका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और ये है R। सबने इस पर अपना एक फील्ड आरोप मतलब फोर्स लगाया, जिसके कारण इस पॉइंट पर उनका फील्ड बनता है। तो इस पॉइंट पर सभी चार्जेस के कारण जो नेट फील्ड होगा वो सभी इंडिविजुअल फील्ड्स का वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। मतलब नेट फील्ड intensity due to multiple charges is equal to the vector sum of all individual intensities, है ना, due to their charges। तो इसको नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक intensity due to multiple charges is equal to the vector sum of all individual vector sum of all individual
field, all individual fields of their respective charges, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फील्ड्स ऑफ रेस्पेक्टिव चार्जेस, है ना। सभी आवेशों के व्यक्तिगत जो फील्ड इंटेंसिटीज हैं, क्षेत्र की तीव्रता जो है, उनका सदिश योग इस सभी आवेशों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देता है। नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 ई नेट। जैसे हमारे पास यहां पर देख लीजिए कि एक चार्ज यहां पर है Q, ठीक है, और एक चार्ज यहां पर है 2Q, ओके। इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों की बीच की दूरी है R, ठीक है। और यहां से R दूरी पर ही, R डिस्टेंस पर ही एक पॉइंट है A, जहां पर इन दोनों के कारण फील्ड निकालने हैं हम लोग। तो चूंकि ये क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये फील्ड किधर, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। और ये जो Q है ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी लगाएगा इसी डायरेक्शन में। तो Q के कारण इधर लगने वाला फील्ड है E1 और 2Q के कारण लगने वाला फील्ड है E2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि E1 का वैल्यू कितना होगा और E2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो जब से सबसे पहले हम लोग E1 निकालते हैं, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना है, R प्लस R, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2R है, 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4R स्क्वायर। ये E1 का वैल्यू हो गया। किस डायरेक्शन में, I के डायरेक्शन में, ठीक है। E2 का वैल्यू करते हैं, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, Q का वैल्यू कितना है, 2Q है, तो 2 को बाहर करते हैं बटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है, तो R स्क्वायर। ये भी किस डायरेक्शन में है, I के डायरेक्शन में ही है। तो E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन, देखिए यहां पर, ठीक है, अगर हम लोग इफ KQ अपॉन R स्क्वायर बराबर E मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E बाई 4 और ये हो जाएगा 2E। तो E1 का वैल्यू हो जाएगा E बाई 4 प्लस 2E बराबर कितना हो जाएगा, E प्लस 8E बाई 4 बराबर 9E बाई 4। अब बताइए E का वैल्यू कितना था जी, E का वैल्यू था KQ बाई R स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू 9KQ बाई 4R स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, तो I प्लस I, तो ये भी किस डायरेक्शन में होगा, I के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक Q है और यहाँ पर एक Q है, और इस जगह पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इस साइड क्या सबका सेम है और एंगल सबकी सेम है, 60, 60 और 60। तो इसने इस पर फोर्स लगाया, अपना फील्ड लगाया कितना, E1, और ये लगाया E2। तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन कितना है
ए स्क्वायर। इसने कितना लगाया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू और दूरी कितना है ए स्क्वायर। मान लेते हैं इसको ई, तो ये भी कितना हो जाएगा ई। दोनों के बीच एंगल कितना 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालना है, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। तो वेक्टर एडिशन हुआ, तो मॉड ऑफ ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। इट इज इक्वल टू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, काट दिए। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 3E स्क्वायर हो गया, 3E स्क्वायर बराबर ई रूट 3। ये आपका ई नेट का वैल्यू हो गया। अगर हमको डायरेक्शन निकालनी हो, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है tan अल्फा होता है। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बी भी ई है और ए भी ई है, तो हम लिख सकते हैं ई साइन 60 बाई ई प्लस ई कॉस 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ई साइन 60 का मान हो जाता है आपका कितना √3/2 ई इंटू √3/2 बटा ई इधर कॉमन ले लिए तो हो गया कितना 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। ओके, ई से ई कैंसिल, तो √3/2 भागा 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो tan अल्फा बराबर 1/√3, tan अल्फा बराबर 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो डायरेक्शन हम लोगों को मिल गया, मतलब इससे 30 डिग्री, मतलब बीचों बीच हो जाएगा ई नेट। ओके, तो ये तरीका है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्लास में, है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहां पर निकालना है, ये क्या है स्क्वायर है, साइड इसके हैं ए ए ए ए, तो ये कितना हो जाएगा a√2। तो इसके कारण यहाँ पर देख लीजिए फील्ड, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका KQ अपॉन ए स्क्वायर, इसके कारण हो जाएगा KQ अपॉन ए स्क्वायर, और इसके कारण कितना हो जाएगा KQ अपॉन दूरी कितना है a√2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इसका और इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। इसको मान लेते हैं E और इसको भी मान लेते हैं E, तो ये कितना आ जाएगा E/2। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, I और J है, तो E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर E√2, है ना। और इसका जब डायरेक्शन निकालेंगे तो ये 45 डिग्री पे आएगा। देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू ई साइन 90 डिग्री बाई ई प्लस ई कॉस 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0। sin 90 का वैल्यू 1, तो tan अल्फा इक्वल टू E/E बराबर 1 कितना होता है tan 45 डिग्री का। ओके, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब E नेट इसके कारण कितना मिला हम लोगों को E√2 45 डिग्री पे। अब देखिए तो E√2 और E/2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। तो E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E√2 प्लस E/2, तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा
2√2e प्लस e बाई 2, है ना। तो e कॉमन ले लेंगे तो 2√2 प्लस 1/2 इंटू ई, है ना। e का वैल्यू कितना है जी, KQ बाई ए स्क्वायर। तो 2√2 प्लस 1/2 KQ बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ई नेट का वैल्यू। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेंटर है, यहां पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा, यहाँ पर 4 कूलम का, यहाँ पर 9 कूलम, यहाँ पर 16 कूलम, और इसी तरह आगे बढ़ते चला गया। सबके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, ये डॉट 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 डॉट। तो सबके कारण इस पॉइंट पर कितना फील्ड आरोपित किया जा रहा है उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ इसके कारण, है ना, E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 कितना है, 1 है, बटा R स्क्वायर है, तो R कितना है, 1 है, तो 1 का 1, इट इज इक्वल टू के हो गया। E2 इज इक्वल टू, E2 का वैल्यू तो के Q2 कितना है, 4, बटा R कितना है, 1 प्लस 1 कितना, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, काट दिए के। E3 इक्वल टू के कितना है चार्ज, 9, बटा R कितनी है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बराबर के। इसी तरह से E4 भी देखेंगे, E5 भी देखेंगे, डॉट 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 EN भी देखेंगे, सब इक्वल टू किसके होगा, के। तो ई नेट की अगर बात करें, सबका डायरेक्शन एक ही है, सब पॉजिटिव है, तो सब क्या करेगा, इधर ही धक्का देगा, तो सबको जोड़ देंगे। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 का वैल्यू के प्लस डॉट 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 अप टू N। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N के। ये हमारा नेट फील्ड हो गया। ओके, तो ये है हम लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है उसको और बनाइए आप लोग, है ना। ग्रुप में आप लोगों के डाल दिया गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आप लोग बनाइए, जो दिक्कत होगा वो पूछिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ न्यूट्रल पॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम, है ना, और कुछ डेरिवेशंस। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए।